यही स्पेयर एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होकर एक क्यूब का शेप ले लेते हैं। कोई आता है आपसे ज्यादा स्कोर कर जाता है तो वो आपके लिए कॉम्पिटिटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ये आपको उसने आके शट कर दिया। वही चीज यहाँ पर हो रही, पर्सनल नहीं लेना, ठीक है। लाइक आप इस वाले रीजन में देखना, एक पॉकेट से फॉर्म हो जाती है, एक छोटा सा आप लोग स्पोर देख सकते हो, ये देखो एक छोटी सी पॉकेट फॉर्म हो जाती है। तो क्या पता ये इस तरह से मैचिंग में आ जाए, आप लोगों को मैचिंग करनी हो, या फिर हो सकता है नॉर्मली भी पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो आपका जिंक के ऊपर आया था 10 मिलियन टाइम्स, तभी तो ये काम हो रहा है। कहाँ 200 मॉलिक्यूल पर घंटा और कहाँ 6 लाख मॉलिक्यूल केवल 1 सेकंड में। हेलो पिजन्स, इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल चैप्टर। यानी लास्ट वीडियो में, मेरी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था एंड ऑलमोस्ट उसके काफी सारे टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए थे। लेकिन आज जो जितनी भी बाकी के बचे टॉपिक हैं वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देख लेना, चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले जाकर उसे देख कर आइए, मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक जो है वो दे रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल तक, जिसमें आपके थे बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल में मैंने आपके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए थे, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। तो फटाफट से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले आपका आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड देन आपका आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डिस्कस करते हैं पहले प्राइमरी को। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट मेक अप द पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? मैंने आप लोगों को प्रोटीन क्या बताया था कि अमीनो एसिड जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देती है, जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ पर आप प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है, जिसमें लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मेक अप द पॉलीपेप्टाइड चेन। मान लीजिए अगर ये अमीनो एसिड है तो इस तरीके से लीनियरली जोड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देती है एंड क्या बना देती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। नेक्स्ट देखो जरा, लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड एंड राइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमीनो एसिड। यानी ये वाला आपका लेफ्ट एंड है, ये आपका पहला अमीनो एसिड होगा, और अगर ये आपका लास्ट अमीनो एसिड है पॉलीपेप्टाइड चेन का तो ये आपका लास्ट अमीनो एसिड होगा, जो कि कहाँ होगा? राइट एंड में। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने लास्ट वीडियो में लेफ्ट एंड को किस तरीके का एंड बताया था और राइट एंड को किस तरीके का एंड बताया था। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर अभी लिखो। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड जो है उसको हम बोलेंगे, जहां पर भी आपका फर्स्ट अमीनो एसिड होगा इसको हम बोलेंगे एंड टर्मिनल, एंड जहां पर भी आपका लास्ट अमीनो एसिड होगा जो कि आपका राइट एंड में है उसको क्या बोलेंगे हम? सी टर्मिनल। तो ये ऑलरेडी नीट का पीवाईक्यू है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। एज वी ऑल नो, some portion of the thread of protein are arranged in a form of helix, like in portion only right-handed helix are observed. So the other region folded into other forms are the secondary structure. Basically इसमें बताया गया है कि जो भी आपका प्रोटीन का जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। उसमें जो आपका राइट हैंडेड जो पोर्शन है उसको छोड़ के आपका जितना भी एंडेड है ये आपका कुछ हेलिक्स की फॉर्म में जो है आपका फोल्ड होता रहता है और क्या बना देता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी आपके 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अगर यही थ्रेड कुछ इस तरीके से हेलिक्स बना रही है तो ये होता है आपका अल्फा हेलिक्स। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रहा है, यानी एक प्लेट के शेप में फोल्ड कर रहा है लाइक दैट, और अगर ऐसे कर रहा है तो दिस इज अल्फा हेलिक्स एंड दिस इज, क्योंकि प्लेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, शीट जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? तो 2 टाइप के आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हेलिक्स वो देखे जाते हैं, पहला कुछ इस तरीके का अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा बीटा प्लेटेड शीट। तो ये चीजें भी आप लोगों को याद रखनी है कि ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। When the long protein chain are folded upon itself and now look like a hollow woolen ball, tertiary structure called tertiary structure। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी आपकी प्रोटीन की आपकी जो भी चेन बनती हुई आ रही है वो अब इतना ज्यादा हेलिक्स, इतना ज्यादा अपने आप में ही फोल्ड होती जा रही है कि वो एक क्या बना देती है? हॉलो वुलन बॉल जैसा वो एक शेप ले रही है। वुलन बॉल आप लोगों ने देखे भी होंगे, वुलन बॉल, ठीक है, हॉलो वुलन बॉल जैसा एक शेप ले लेती है और कैसा स्ट्रक्चर माना गया है आपका? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये लाइन आ चुकी है कि हॉलो वुलन बॉल वाला स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर में देखा जाता है प्रोटीन का? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो आप लोगों को टर्शियरी मार्क करके आना है। नेक्स्ट देखो जरा, दिस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ
क्वेश्चन बन गया कि विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। तो आंसर क्या है इसका? टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इसी टाइप के ये सारी जितनी भी लाइंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सब प्रॉपर एनसीईआरटी से उठाई गई है। मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं करा है, तो आप लोगों को ये एक एक लाइन करके जानी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। लास्ट स्ट्रक्चर रहता है आपके प्रोटीन का विच इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसे भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। When these folded polypeptides are arranged with respect to the each other like a spheres are arranged upon each other and form a cube known as quaternary structure। मतलब बात समझ में आ रही है? टर्शरी स्ट्रक्चर में आप लोग के वुलन बॉल्स यानी कि उसको स्फेयर बोल सकते हैं, यानी वो एक स्फेयर बन रहे थे, इतने ज्यादा फोल्ड हो रहे थे और स्फेयर बन रहे थे। यही स्फेयर एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से अरेंज होकर एक क्यूब का शेप ले लेते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये स्ट्रक्चर से ऐसे याद रखो, आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। Adult human hemoglobin consists of 4 subunit, 2 alpha type and 2 beta type protein। यानी ये आप लोगों को याद रखना है और ये है आपका नीट का 2 से 3 बार आने वाला PYQ, ठीक है, और NYQ भी बन सकता है। तो याद करो एडल्ट ह्यूमन ग्लोबिन में यानी एडल्ट ह्यूमन के जो हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स पाई जाती है प्रोटीन की। कौन कौन सी? 2 अल्फा टाइप एंड 2 बीटा टाइप प्रोटीन। तो ये चीज आप लोगों को याद करनी है, इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं 2 से 3 बार। फटाफट से आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है। अब बात करते हैं एंजाइम्स की, तो फटाफट से देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन, यानी ज्यादातर जितने भी एंजाइम्स हैं उनको हम प्रोटीन ही बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सम न्यूक्लिक एसिड्स आर एंजाइम नोन एज राइबो एंजाइम, यानी कुछ न्यूक्लिक एसिड्स जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं उनको हम स्पेशली क्या बोलते हैं? राइबो एंजाइम। तो सोचो कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन चैप्टर में से। ये छोटी छोटी लाइन जो आप एनसीईआरटी में से मिस कर देते हो वो मैंने इस नोट्स में प्रॉपर लिखी हुई है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो सम न्यूक्लिक एसिड्स आर एंजाइम नोन एज राइबो एंजाइम, यानी कुछ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंजाइम्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन बोल रहे हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स को हम यहाँ पर एंजाइम्स बोलते हैं और जिनको हमने पर्टिकुलरली नाम दिया हुआ है क्या है? राइबो एंजाइम। When protein fold upon itself, the chain crisscross itself. Pockets are made, and one such pocket are called active site in which substrate fit। अब ये है एक इंपॉर्टेंट लाइन, तो ध्यान से सुनो जरा। जब आपकी प्रोटीन फोल्ड्स, मैंने आप लोगों को बताया प्रोटीन फोल्ड्स जो है वो अपने हेलिक्स स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। उनकी जो फोल्ड्स है वो अपने आप में फोल्ड करते हैं, तो उनकी जो चेन है यानी प्रोटीन फोल्ड कर रहे हैं, उनकी जो चेन है वो आपस में आके क्रिस क्रॉस हो जा रही है। तो उनमें से कुछ पॉकेट्स फॉर्म हो जाती हैं। जैसे कि मान लो ये 2 फोल्ड्स है, ठीक है, प्रोटीन के आपके फोल्ड्स है, मैंने इनको वैसे फोल्ड कर लिया। तो इस तरीके से आप इस वाले रीजन में देखो, आप इस वाले रीजन में देखना एक पॉकेट से फॉर्म हो जाती है। एक छोटा सा आप लोग स्पोर देख सकते हो, ये देखो एक छोटी सी पॉकेट फॉर्म हो जाती है। इसी पॉकेट को हम लोग क्या बोल देंगे? एक्टिव साइट बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं। वन सच पॉकेट कॉल्ड एक्टिव साइट इन विच सबस्ट्रेट फिट्स, जहां पर आपका सबस्ट्रेट जाकर फिट हो जाता है। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट एक ऐसी चीज है जहां पर आकर एंजाइम आपका बाइंड करता है और जो भी इसको रिएक्शन दिखानी होती है वो वहां पर आकर दिखाता है। एंजाइम हमारे किस चीज के लिए यूज होते हैं? केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम हमारे यूज होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हम जिस पर्पज से उस एंजाइम को यूज कर रहे हैं वो क्या ऐसा दिखाने वाला है अपना रोल, वो आपका कहाँ दिखाता है? जब एक्टिव साइट पे जाकर सबस्ट्रेट आपका फिट हो जाएगा और उस सबस्ट्रेट पे जाकर ही आपका वो एंजाइम आगे फिट होगा, देन अपनी जो रिएक्शंस वो दिखाने आया है वो रिएक्शन अपनी दिखाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज को लेकर। तो याद रखो जो प्रोटीन फोल्ड जो है वो आपस में इतने ज्यादा फोल्ड हो जाएंगे और चेन जो है वो क्रॉस हो जाएंगी, तो कुछ पॉकेट्स फॉर्म हो जाती हैं एंड उन्हीं में से एक पॉकेट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। बात समझ में आ रही है? इसको याद रखो। नेक्स्ट देखो, एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन एट हायर रेट। तो हम लोग को पता है एंजाइम का यूज हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन है मुझसे फास्टर परफॉर्म करवाना है तो हम लोग एंजाइम्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बट लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, एंजाइम कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे विल गेट डैमेज। एंजाइम्स हमारे हायर रेट पर तो परफॉर्म करते हैं, जाहिर सी बात है वो किसी भी रिएक्शन को फास्टली परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि अगर हमने ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा प्रेशर उस केमिकल रिएक्शन में दे दिया तो एंजाइम जो है वो डैमेज भी हो जाते हैं। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंजाइम्स आपके
फास्टर रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, फास्टर रेट पर वो काम कर सकते हैं, लेकिन इतने एफिशिएंटली नहीं होते। अगर हम उन्हें टेम्परेचर ज्यादा दे दें या प्रेशर ज्यादा दे दें तो वो आपके डैमेज हो जाते हैं। अब इस पॉइंट को देखो, बट द एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु लिव इन अंडर हाई टेम्परेचर एंड कैन टॉलरेट बी स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर एट हायर टेम्परेचर। बात समझ में आई? अगर हम वो एंजाइम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से निकाले जो ऑलरेडी एक हाई टेम्परेचर में रह रहा है, उससे अगर वो एंजाइम निकाला जा रहा है और उसको यूज किया जा रहा है तो वो हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब फटाफट से आगे बढ़ो। अब आपका एंजाइम भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में हम लोग दो चेंजेस पढ़ते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, या फिर फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रोसेस की। इट इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम लोग 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस क्या है? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, किसी मैटर की स्टेट अगर चेंज हो रही है वो क्या है आपका फिजिकल प्रोसेस। एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर या वाटर इनटू वाटर वेपर। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। जब इस केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल प्रोसेस में पहली बात तो कुछ रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं जिसमें आपके बॉन्ड्स जो है वो ब्रोक होते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अब ये देखिए यहाँ पर किसी की कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। जैसे BaOH2 का होल्ड ट्वाइस प्लस H2S4 गिव्स अस व्हाट? BaSO4 एंड H2 जो है यानी वाटर जो है जिसके दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकल रहे हैं, यानी बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं और कुछ के न्यू बॉन्ड्स जो है वो बन रहे हैं। यही होता है आपका केमिकल प्रोसेस। आगे देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। यानी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस का हमें रेट पता लगाना है, यानी वो कितनी तेजी से हो रहा है। अगर हमें ये पता लगाना है तो हमें क्या चेक करना होगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और कितने टाइम में। ठीक है, तो ये एक पूरी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला है कि रेट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन टाइम, यानी कितना प्रोडक्ट कितने टाइम में फॉर्म हो रहा है, उससे हमें पता लग जाएगा कि वो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो है वो कितनी तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट देखो, जनरल रूल ऑफ द थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 सेकंड डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। यानी हमें पता करना है कि कैसे रिएक्शंस जो है वो कितनी तेज हो रही है, कितनी धीरे हो रही है। पहले एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग जाहिर सी बात है जब कोई रिएक्शन होंगे तो टेम्परेचर भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस के बाद, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस के बाद या तो ये रेट जो है या तो हाफ होगा या फिर डबल होगा, या तो हाफ होगा या फिर डबल होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। एवरी 10 डिग्री सेल्सियस के बाद, यानी हम प्रॉपर टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन आफ्टर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस रेट या तो हाफ हो जाता है या फिर दुगुना बढ़ जाता है, और वही डिसाइड करता है कि क्या प्रोसेस जो है वो कितना प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, कितने टाइम में फॉर्म कर रहा है, कितना धीरे हो रहा है, कितना तेज हो रहा है। तो रेट इज वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट देखो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। यानी कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है और उसमें अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है उसका जो रेट होगा, रेट मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट पर टाइम, यानी ज्यादा टाइम, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। यानी जिस रिएक्शन में कैटलाइज्ड नहीं, कैटलिस्ट आपका नहीं है, कैटलिस्ट कोई भी हो सकता है, एंजाइम्स भी हो सकते हैं और भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो सकते हैं, जिस भी रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं है उस, और जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट है यानी जिसमें है कैटलिस्ट, उसका रेट हमेशा अनकैटलाइज्ड वन से ज्यादा ही होगा। एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, CO2 प्लस H2 हो, अगर इसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व है कार्बनिक एनहाइड्रेस H2O3, तो इसका जो रेट है वो ज्यादा होगा। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम को हम यहाँ पर कैटलिस्ट बोल सकते हैं, only 200 molecule of H2CO3 being formed in an hour, hence reaction is slow. But in presence of enzyme, इतने molecules are formed after every second। यानी ये रिएक्शन आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर आपका कार्बनिक एनहाइड्रेस अगर प्रेजेंट है एज अ कैटलिस्ट, एज अ एंजाइम, तो केवल 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 ही बन पा रहे हैं, और वो भी किसमें? 1 घंटे में। आप लोग समझ सकते हो, जब ये रिएक्शन हो रही है और इसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, इसमें कोई भी कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो केवल 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वो भी 1 घंटे में। लेकिन अगर इसमें एंजाइम प्रेजेंट है तो देखो 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं आफ्टर एवरी सेकेंड। एक अंदाजा लगाओ आप लोग, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल। कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है या फिर एंजाइम प्रेजेंट है
तो 6 लाख मॉलिक्यूल वो भी 1 सेकंड में मर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कैटलिस्ट का कितना बड़ा रोल होता है हमारी केमिकल रिएक्शंस में। यही चीज को बताने के लिए इस पूरे चैप्टर को बनाया गया। ठीक है, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट देखो जरा, एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। तभी तो ये काम हो रहा है। कहाँ 200 मॉलिक्यूल पर घंटा और कहाँ 6 लाख मॉलिक्यूल केवल 1 सेकंड में। तो एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है बाय 10 मिलियन टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेटाबॉलिक पाथवे आपका यहाँ पर क्या होता है, अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम और अ डिफरेंट एंजाइम कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे। यानी एक आपकी रिएक्शन चलती हुई आ रही है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, यानी जिसमें रिएक्शन एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से आपका यहाँ पर पायरुविक एसिड बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज से आपका यहाँ पर पायरुविक एसिड बन रहा है। आपकी रिएक्शन ये एक ही है कि हमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाना है, लेकिन काफी मल्टी स्टेप रिएक्शन है और ये आपकी बुक में भी है, क्लास 11th में आप लोग जाकर देखो, उसमें भी आपकी पूरी रिएक्शन दी हुई है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। तो कितनी मल्टी स्टेप रिएक्शन, उसमें कितनी सारी रिएक्शंस बीच बीच में इन्वॉल्व हो रही हो, कितने सारे कैटलिस्ट, कितने सारे एंजाइम, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कितने सारे एंजाइम्स भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, मेटाबॉलिक पाथवे इसको हम बोलते हैं। यानी जो रिएक्शन है आपकी कैसा पाथवे इन्वॉल्व करती है, मेटाबॉलिक पाथवे। तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हायर रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। हम लोगों ने पढ़ तो लिए कि एंजाइम यूज हो रहे हैं तो 10 मिलियन टाइम्स बढ़ रहे हैं, कहाँ वो 2 घंटे में एक मॉलिक्यूल, कहाँ 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, कैसे ये क्वेश्चन बनता है। केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। पहले कुछ चीजें हैं उनको दिमाग में रखो। केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। कुछ वर्ड यहाँ पर आएंगे, आप लोग को याद रखने हैं कि जो भी हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं वो केमिकल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करोगे तो सबस्ट्रेट को हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एस एरो पी। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। आप लोग को ये नाम भी याद रखना है कि जब एक केमिकल रिएक्शन आप लोग की हो रही होगी, जो सबस्ट्रेट है, मैंने आप लोग को क्या बताया था, एक्टिव साइट्स। याद करो, प्रोटीन फोल्ड्स बन जाते हैं, कुछ पॉकेट्स बन जाते हैं जिनको हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं। एक्टिव साइट्स में आपका सबस्ट्रेट जाकर फिट होता है, उस पर आपका एंजाइम बाइंड करता है और जो भी रिएक्शंस में उसको जो भी परफॉर्म कराना होता है वो करवाता है। तो देखो, सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे जो एंजाइम आपका सबस्ट्रेट पर आकर बाउंड कर रहा है तो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। यानी एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ट्रांजिशन से यहाँ पर क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो जब आपका सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है एंजाइम से एक्टिव साइट पर तो वो क्या स्ट्रक्चर बना लेता है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या कैसे है ट्रांजिशन वगैरह अभी एक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फटाफट से देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखो जरा, ये डायग्राम है जिससे मान लो आपकी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन के दौरान यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है उसी केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए। सबसे पहले ये यहाँ पर है आपका सबस्ट्रेट, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका मार्क करता है प्रोडक्ट को, यानी सबस्ट्रेट है, यहाँ पर एंजाइम आके फिट हुआ नहीं हुआ वो सब अभी देखेंगे, और प्रोडक्ट यहाँ पर आकर आपका बन गया। ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एंड ये जो एक्सिस है ये आपकी मार्क करती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ऑल्सो ये वाली जो स्टेट है आपकी ट्रांजिशन स्टेट को भी मार्क करती है। ट्रांजिशन स्टेट आपका यहाँ पर क्या होता है, जैसे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अरे ट्रांजिशन यानी किसी चीज का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट से आपका प्रोडक्ट बनना है, ये वाली स्टेट क्या होगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट, जो कि आपकी एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रही है और वाई एक्सिस आपका रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरी बात सुनो, ये आप लोग को 2 ग्राफ्स दिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आप ये नीचे वाला ग्राफ देखो, ये ग्राफ में आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा जल्दी बन जा रहा है ना, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आपका क्या डिफाइन करता है कि कितने टाइम में कितनी जल्दी कितना प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आप लोग देख सकते हो, ये आपका जल्दी बन जा रहा है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी को आप लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, द एवरेज एनर्जी डिफरेंस between substrate and transition state। substrate and transition state ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी between substrate and transition state।
एक्टिवेशन एनर्जी आपकी यही है जो आप लोग सामने देख रहे हो। एक्टिवेशन नाम में आ रहा है कि कितना एंजाइम जो है उस रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, यानी जब यहाँ पर एंजाइम आपको प्रेजेंट होगा तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो है वो कितनी कम टाइम में बन रहा है, और ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होगी यहाँ पर कम होगी। और यहाँ की ट्रांजिशन स्टेट आप देखो कितनी लंबी जा रही है, कितनी लंबी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है आपकी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, नॉट एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो ये ग्राफ आप लोगों को सिंपली ये समझा रहा है कि एंजाइम का केमिकल रिएक्शन में कितना बड़ा रोल है। यही क्वेश्चन अभी हमने पुट अप किया था, यही है कितना बड़ा रोल है एंजाइम का केमिकल रिएक्शन में। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा है, विद एंजाइम कितनी कम है। तो क्वेश्चन आ जाएगा लो और हाई, विद एंजाइम विदाउट एंजाइम, इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। बाकी आप लोग ग्राफ जो है ये पूरा करके जाना, क्योंकि अब तो लेबलिंग भी आने लगी है ग्राफ पे। तो ग्राफ पे लेबलिंग करने के लिए आप लोग को ऑप्शंस दे देंगे, आप लोग को टिक करके आने पड़ेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे चलना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी सा है, ज्यादा उसमें कुछ खास नहीं है, फटाफट से देखते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बताया था मैंने आप लोगों को, एंजाइम आपका सबस्ट्रेट पर आकर बाइंड करता है, एंजाइम आपका सबस्ट्रेट पर बाउंड कर जाएगा और क्या बना देगा, ES कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब सबस्ट्रेट मैंने क्या बताया था, क्या किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो चीजें जो पीछे से बताती हुई आ रही हूँ उसमें आप इसका मतलब ये समझ लो कि इसी के लिए मैंने आप लोगों को वो चीजें बताई थी। अब यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग, तो आपका सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी अब ये EP बन गया। अब जो EP है वो भी कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, E+P। और अब इस एंजाइम पे दूसरा सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर जाएगा और ये रिएक्शन फर्दर ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी, और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यही मैंने थ्योरी में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, दिख रहा है आप लोगों को। नाउ द एंजाइम फिटिंग मोर टाइटली टू द सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। नाउ द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो ब्रेक एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अब जो है अपने केमिकल बॉन्ड्स वगैरह जो है वो ब्रेक होंगे और उसके बाद क्या बन जाएगा, EP कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। Now the enzyme release the product of reaction and now enzyme which is free are ready to bind with another molecule। ये अब दूसरे सबस्ट्रेट पर जाकर बाइंड कर जाएगा और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये है आपका ES कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, यानी क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एंजाइम को अफेक्ट कर देते हैं, जो कभी कभी रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं, कभी कभी स्लो कर देते हैं। जैसे भी है एंजाइम अगर फास्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ आपके 3 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, pH एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या है, कैसे अफेक्ट करते हैं, फटाफट से बढ़ते हैं। बात करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर एंड pH की। टेम्परेचर एंड pH, एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड pH कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर pH जिसपे जो एंजाइम अपनी जो रिएक्टिविटी उसको शो करता है, उसको हम क्या, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम pH। यानी वो ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा कम भी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर है जिस पर जो आपकी एक्टिविटी है एंजाइम की वो रन ऑन करती रहेगी, ठीक है। क्या है वो, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। नेक्स्ट देखो, लो टेम्परेचर प्रेशर द एंजाइम टेम्परेरी इन इनएक्टिव स्टेट। अगर टेम्परेचर लो हुआ तो एंजाइम जो है वो टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, यानी काम करना बंद कर देगा। और अगर हाई टेम्परेचर हो रहा है तो डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय द हीट। यानी अगर टेम्परेचर आप लोग ज्यादा कर रहे हो तो हम लोगों ने कम करना है, ना ज्यादा करना है, कम कर रहे हो तो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। अगर ज्यादा हो रहा है तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रोटीन है वो ज्यादा हीट देने से डीनेचर्ड हो जाती है। प्रोटीन आपकी हेलिसिस के फॉर्म में, उसको ज्यादा अगर हीट दोगे तो वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके का ग्राफ है ये देखो। अगर ये जो पॉइंट है आपका, ये है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इस pH पे और इस टेम्परेचर पे सेम ही ग्राफ है। इस pH पे, इस टेम्परेचर पे जो आपका एंजाइम वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अगर जैसे जैसे देखो आपका pH डाउन होता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी एंजाइम एक्टिविटी भी खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है वैसे वैसे एंजाइम एक्टिविटी खत्म होती जा रही है। और टाइम के साथ साथ अगर आप बढ़ाओगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी भी देखो कैसी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम प्रेशर पर ही रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे, यानी अगर वो बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, तो उस पर एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या रिस्पॉन्स पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आपका इंक्रीज हो रहा है,
then the velocity of enzymatic reaction rises। जाहिर सी बात है कि सबस्ट्रेट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी जो है एंजाइम की, यानी जितना सबस्ट्रेट बढ़ेगा उस पर एंजाइम उतने ही आकर बाउंड करेंगे, जितने एंजाइम आकर बाउंड करेंगे एंजाइम जो है वेलोसिटी बढ़ा देगा किसकी, रिएक्शन की, वही तो वो करता है। एंड रीच एट अ मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन एक टाइम पे अब वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, बट डू नॉट फर्दर कंटिन्यू, अब वो आगे उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर लोअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल रिमेन टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो आपके सबस्ट्रेट से लोअर होते हैं, जिसकी वजह से आपको एंजाइम बचा ही नहीं जिस पर आगे सबस्ट्रेट बाइंड कर सके और जो रिएक्शन है वो फर्दर कंटिन्यू हो सके। ग्राफ से आप लोग समझो, ये है आपका वेलोसिटी और ये है आपकी सबस्ट्रेट। अब आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट एंजाइम है वो बढ़ता जा रहा है, यानी एक दूसरे पर आके बाइंड करते जा रहे हैं, वैसे ही जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो बढ़ती जा रही है और एक टाइम पर वो वी मैक्स पर भी पहुंच रही है। बट वी मैक्स पर पहुंचने के बाद अब वो आगे कंटिन्यू नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एंजाइम्स के मॉलिक्यूल जो है वो कम पड़ गए हैं, सबस्ट्रेट आकर बाइंड नहीं कर रहा है और कोई भी रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू नहीं हो रही है। और ये आपकी बुक में दिया हुआ है Km, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है Vmax/2 यानी वेलोसिटी, हाफ ऑफ द वेलोसिटी को, रिएक्शन की हाफ ऑफ द वेलोसिटी को। तो ये ग्राफ भी आप लोग एक बार ढंग से देख लेना, लेबलिंग लिए ग्राफ डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में कुछ पॉइंट्स है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। बाइंडिंग ऑफ अ केमिकल शट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी एंड प्रोसेस कॉल्ड द इनहिबिशन, यानी अब जो है केमिकल्स के बाउंड हो चुका है जो कि एंजाइम एक्टिविटी को शट कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिशन बोलते हैं। एंड द केमिकल कॉल्ड द इनहिबिटर, और जो केमिकल आके उस एक्टिविटी को बाइंड कर रहा है, उसको शट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन इनहिबिटर इनहिबिट्स एंजाइम एक्टिविटी नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अगर वो आके एंजाइम एक्टिविटी को शट कर रहा है तो उस इनहिबिटर को हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आप लोग एक फील लेके देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी कोई एग्जाम आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सब लोग आप लोग नीट का एग्जाम देते हो, कोई आता है आपसे ज्यादा स्कोर कर जाता है तो वो आपके लिए कॉम्पिटिटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आपको उसने आके शट कर दिया, वही चीज यहाँ पर हो रही, पर्सनल नहीं लेना। ठीक है, व्हेन इनहिबिटर इनहिबिट्स एंजाइम एक्टिविटी नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट देखो, एज अ रिजल्ट सबस्ट्रेट कांट बाइंड टू द एंजाइम एंड हेंस एंजाइम एक्टिविटी जो है वो आपकी डिक्लाइन हो। जाहिर सी बात है, जब एंजाइम एक्टिविटी आपकी नहीं परफॉर्म हो रही है तो आपकी जो एंजाइम एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सबस्ट्रेट आकर उस पर बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, एक और पॉइंट है, फटाफट से देखो, लास्ट वाले पॉइंट का फॉर एन एग्जांपल देखो, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस बाय मैलोनेट क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेस, यानी यहाँ पर आपको जो सबस्ट्रेट है वो सक्सिनेस है और इनहिबिशन कर दिया गया है किसका? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस का। और किसने करा है? मैलोनेट ने किया है। तो यहाँ पर आपका मैलोनेट क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी मैंने आप लोगों को समथिंग इनहिबिटर बताया था, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक वर्ड बताया था क्या, तो यहाँ पर आपका मैलोनेट क्या है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी फटाफट से जाकर ड्रॉप कर दो, बाकी इसका मतलब समझ में आया। मैलोनेट यहाँ के सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस को आपका जो है इनहिबिट कर दिया। ठीक है, लास्ट लाइन का ये एग्जांपल है यहाँ पर। तो इसी के साथ फैक्टर इफेक्टिव एंजाइम एक्टिविटी तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। पढ़ते हैं जरा। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस, यानी जो हमारे एंजाइम है वो हमारे 6 क्लास में क्लासिफाइड है। कौन कौन से? फटाफट देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ऑक्सीडो रिडक्टेस या फिर डिहाइड्रोजनेस। ये एक एंजाइम है, पढ़ते हैं इसके बारे में। एंजाइम विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स S' एंड S, यानी ऑक्सीडो रिडक्शन से क्या मतलब है? यानी वो उस प्रोडक्ट का या तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है या फिर रिडक्शन करवा रहा है। तो वो एंजाइम्स हमारे कैसे होते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेस, क्योंकि नाम में ही दोनों वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, S' एंड S एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। S रिड्यूस प्लस S ऑक्सीडाइज, यहाँ पर S' ऑक्सीडाइज प्लस S रिड्यूस, यानी S का यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा दिया है और S' का यहाँ पर रिडक्शन करवा दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम। नेक्स्ट चलते हैं जरा। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफरेज, यानी जो आपका नेक्स्ट एंजाइम है वो है ट्रांसफरेज। टोटल 6 है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेज, एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप G अदर देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के अलावा किसी, फॉर एन एग्जांपल किसी G ग्रुप का ट्रांसफर कर देना, क्योंकि नाम में ही क्या आ रहा है? ट्रांसफरेज आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो S बॉन्ड G प्लस S', यहाँ पर आप लोग देखो S प्लस S' हो रहा है, यानी G ग्रुप का ट्रांसफर कर दिया किसके साथ? पहले G यहाँ पर आपका S के साथ था, अभी S' के साथ है, यानी G ग्रुप का ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये ट्रांसफरिंग का काम कौन करता है? आपका ट्रांसफरेज एंजाइम। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोलिसिस, एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड,
ग्लाइकोसिडिक, सीसी और सी हैलाइड्स, यानी इन सब चीजों के हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से क्या मतलब है, यानी वाटर आयन का ऐड हो जाना, यानी हाइड्रोलिसिस जो कर रहा है यहाँ पर आपका कौन करता है, हाइड्रोलिसिस एंजाइम। नेक्स्ट देखो जरा, फोर्थ आपका आता है लाइसिस, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड। सबस्ट्रेट जानते हो ना, देखो सबस्ट्रेट से ही आपका प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, तो ये आपका सबस्ट्रेट हो गया और ये जो आपके निकल कर रहा है ये क्या है, आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट से किसी ग्रुप का रिमूव कर देना बाय लीविंग डबल बॉन्ड्स, और उस सबस्ट्रेट पे डबल बॉन्ड छोड़ देना। जैसे देखो जरा, ये आपको सीसी कार्बन दिख रहा है जिसके ऊपर 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, और इन्हीं ग्रुप्स को क्या कर देना, बाय द रिमूवल ऑफ ग्रुप, इन ग्रुप्स को हमने रिमूव कर दिया और सीसी कार्बन पे हमने क्या छोड़ दिए, डबल बॉन्ड। लेकिन अदर देन हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल यहाँ नहीं होगा, हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी ग्रुप का रिमूवल हो रहा है तो वो काम कौन करवाएगा, यहाँ पर आपका लाइसिस करवाएगा। हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, लाइसिस हाइड्रोजन को छोड़ के सभी ग्रुप्स का रिमूवल करवाएगा और डबल बॉन्ड लीव कर देगा। बात समझ में आ रही है। फिफ्थ वन देखिए जरा, फिफ्थ आपका आता है आइसोमरेसिस, includes all enzymes catalyzing interconversion of optical, geometrical और the positional isomers। पहली बात तो, सबसे पहली बात तो आइसोमरेस में आपके ज्यादातर सारे ही एंजाइम्स आ जाते हैं और ये क्या करवाते हैं, इंटर कन्वर्जन करवाते हैं किसका, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स का। आइसोमर्स आप लोग समझ रहे हो, 4 कार्बन है। पोजिशनल आइसोमर्स, अगर ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजिशनल हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोग कायरल कार्बन को देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोग सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक देखते हैं। तो वही यहाँ पर एक सारे आइसोमर्स हैं जिनके इंटर कन्वर्जन को कौन परफॉर्म करवाता है, आपका आइसोमरेस। लाइगेज आता है आपका लास्ट, यानी 6th वन आपका आता है लाइगेज, एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स, यानी 2 कंपाउंड्स को जोड़ने का काम, लिंकिंग का काम कौन करवाता है, आपका लाइगेज करवाता है। डीएनए में आप लोगों को मैं बता दूं, 12th क्लास के 6th चैप्टर में डीएनए में आप लोगों ने लाइगेज के बारे में पढ़ा होगा जरूर। उसमें डीएनए का जब हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं और उसको बाद में जब हमें जोड़ना होता है, यानी 2 डीएनए को हमें जोड़ना होता है, तब लाइगेज ही काम आता है। ठीक है, तो लाइगेज क्या कराता है, लिंकिंग करवाता है 2 कंपाउंड्स के। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो CO, CS, CN, PO, इन 2 कंपाउंड्स के लिंकिंग में हेल्प करता है। यहाँ पर आपके क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर जो एंजाइम्स के ये भी खत्म होते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कोफैक्टर, फटाफट से उसे भी रैप अप करते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, देखो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। हमें पता है कि एंजाइम्स जो है वो एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर जो है वो बना हुआ होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर क्या है, आपकी प्रोटीन, इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड द कोफैक्टर। अब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन मैंने आप लोगों को बताया प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, काफी सारे प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। उसमें से जो नॉन प्रोटीन पोर्शन है, प्रोटीन पोर्शन और नॉन प्रोटीन पोर्शन, जिसमें से नॉन प्रोटीन पोर्शन है वो आपके क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं। बाउंड टू द एंजाइम एंड मेक इट कैटालिटिकली एक्टिव, यानी ये क्या करते हैं, एंजाइम से जाकर बाइंड कर जाते हैं। अरे भाई आपका सबसे पहले क्या आता है, एक्टिव साइड आप लोग क्या आता है, प्रोटीन फोल्ड, एक्टिव साइड पॉकेट, जैसे मैंने बताया था। एक्टिव साइड जहाँ पे आपको सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट पे आके एंजाइम बाइंड करता है, एंजाइम पे आके कौन बाइंड कर रहा है, कोफैक्टर बाइंड कर रहा है। तो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड द कोफैक्टर बाउंड टू द एंजाइम एंड मेक इट कैटालिटिकली एक्टिव। प्रोटीन पोर्शन, अब जब नॉन प्रोटीन पोर्शन को हमने यहाँ पर कोफैक्टर बोल दिया है, तो प्रोटीन पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। तो ये आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है, नॉन प्रोटीन पोर्शन क्या है आपका, कोफैक्टर है, और जो प्रोटीन पोर्शन है वो आपका क्या है, एपो एंजाइम। 3 टाइप के कोफैक्टर्स आप लोग यहाँ देखने मिलेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कोफैक्टर की, तो 3 टाइप के कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। तो सबसे पहले तो आप लोग नाम याद कर लो, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। आप एक एक करके तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। They are the tightly bound to the apo enzyme। ये आपके जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, क्योंकि ये कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो प्रोटीन पार्ट पर ही जाकर बाउंड करेंगे, यानी एपो एंजाइम पे। तो ये टाइटली जाके बाउंड कर जाते हैं किस पे, एपो एंजाइम पे। फॉर एन एग्जांपल इसने यहाँ पर बता रखा है, इन पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज which catalyze the breakdown of hydrogen to water and oxygen। यानी पेरोक्सिडेज और कैटालेज यहाँ पर आपके एंजाइम है, जिस पर जाके ये आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो जाकर, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो जाकर बाउंड कर जाता है। और ये आपके पेरोक्सिडेज और कैटालेज क्या करवाते हैं, वाटर आयन का ब्रेकडाउन करवाते हैं, जो कि वाटर आयन और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, which catalyze the breakdown of hydrogen to water and oxygen। and second thing, टाइटली बाउंड कर जाते हैं एपो एंजाइम पर, यानी पेरोक्सिडेज और कैटालेज यहाँ पर आपके एंजाइम है, जिस पर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है जाकर टाइटली बाउंड कर जाते हैं। और एक इधर इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप।
ये याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई डोंट नो ये कितनी बार नीट एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कम से कम 4-5 बार तो मैंने ही देख लिया है कि हीम क्या है, आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ऑप्शन दे देंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है, मेटल आयन है, ऑल ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है, बोथ एनपी, बोथ सीएनपी, कुछ भी ऑप्शन आए आपको क्या लगा के आना है, हीम आपका यहाँ पर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। फटाफट से आगे चलते हैं कोएंजाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं कोएंजाइम की। कोएंजाइम यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम, यानी ये जो कोएंजाइम है ज्यादातर आपका कैटालिसिस के टाइम पर ही, आपका कैटालिसिस के टाइम पर ही ज्यादातर ये कोएंजाइम जो है वो आपका आके बाइंड करता है। कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम, काफी सारे एंजाइम में ऐसा वर्क करता है। एग्जांपल हम लोग देखते हैं विटामिन NAD एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन, यानी मेन चीज मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप में अभी हम लोगों ने किसका नाम पढ़ा है, हीम का। कोएंजाइम में आप लोग एक नाम याद कर लो, क्या, नियासिन। तो मैचिंग में आ सकता है या फिर यूजुअली वैसे टिक द करेक्ट में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेटल आयन। A number of enzymes require metal ion for their activity, which form coordination bond with the side chain and as well as substrate, जो कि coordination bond फॉर्म होते हैं, यानी काफी सारी एंजाइम्स को एज अ कोफैक्टर मेटल आयन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं एज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, किसके साथ, साइड चेन के साथ भी और सबस्ट्रेट के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। याद करने वाली ये चीज है कि जिंक इज अ कोफैक्टर है किसका, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। ये चीजें याद करनी पड़ेगी आपको। फिर एक बार बता देती हूँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या बताया था मैंने, हीम बताया था। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी थी कोएंजाइम की, जिसमें मैंने एक नाम लिया था नियासिन। नाउ हम लोगों ने बात करी है मेटल आयन की, और जिसमें मैंने क्या नाम लिया है, जिंक। तो क्या पता ये इस तरह से मैचिंग में आ जाए, आप लोगों को मैचिंग करनी हो, या फिर हो सकता है नॉर्मली भी पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो आपका जिंक के ऊपर आया था, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो जिंक के ऊपर आया था, जिसमें आप लोगों को दे दिया था प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का आप लोगों को कोफैक्टर पूछा था, जिसमें एग्जांपल दे दिए थे हीम, जिंक एंड ये। कोफैक्टर नाम सुनते ही बहुत से बच्चों ने हीम लगा दिया था, तो हीम नहीं लगाना है, ध्यान देना है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सिलेज जो है वो उसका क्या है, कोफैक्टर जिंक है। तो ऐसे फंसा देते हैं क्वेश्चंस में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और फाइनली इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो इसका प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पार्ट 2 मैंने आज बना दिया है। बाकी के जितने भी बचे टॉपिक्स थे आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर के, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिए। अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो, पूरा चैप्टर आप लोगों को ढंग से समझ में आ गया हो, एंड जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गए हो, तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। जो नहीं है इस चैनल पे, मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। छोटा डाउट होगा शॉर्ट्स में आएगा, बड़ा डाउट होगा लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आएगा। तो बेझिझक अपने डाउट्स को ड्रॉप कर जाओ, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के डाउट्स के साथ। बाकी थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग।